तो स्टूडेंट्स, 10th की स्टडीज, 11 12th में सब्जेक्ट का सिलेक्शन, 11 12th में ऑनलाइन स्टडीज का इम्पोर्टेंस, 11 12th की जेई और नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस इसमें बच्चों को देखने होते हैं, फेस करने होते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो मन में आप लोगों के सवाल उठ रहे हैं, जिनको आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है, उनका समाधान है, आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स आपके साथ रूबरू होकर करेंगे। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फीलिंग वेरी प्राउड टू गेट यू इंट्रोड्यूस with our esteemed speakers. Today we have Mr. Kapil Gupta sir, ex-COO and HOD Physics, Bansal Classes, Kota. और आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कपिल गुप्ता सर अब क्रिएटिव साइंस एकेडमी में एज ए एकेडमिक डायरेक्टर जो है जुड़ गए हैं, और आप लोगों को गंगापुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सर के एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट गाइडेंस का बेनिफिट मिलने वाला है। Our second speaker is Mr. Komarya Manu sir, gold medalist, the magician of mathematics. He has also joined the Creative Science Academy as academic head and HOD Maths. तो ये हमारे आज के स्पीकर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा कपिल गुप्ता सर को, जो कि बच्चों को बताएं कि इस पैंडेमिक कंडीशन और स्टडीज के बीच में जो कोरोना से ये जो पैंडेमिक कंडीशन उत्पन्न हुई है, बच्चों की पढ़ाई बड़ी प्रभावित हो रही है। तो इस कंडीशन में हम इस कंडीशन के साथ साथ हमारी स्टडीज को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसके साथ तालमेल बैठा सकते हैं, ये हम हमारे एक्सपर्ट जो स्पीकर हैं, इंटेलेक्चुअल स्पीकर कपिल गुप्ता सर से जानना चाहेंगे। ओवर टू यू कपिल सर। थैंक यू नीरज। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, ये मेरा पहला मौका है जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, और सभी को ये मालूम है कि सिचुएशन कोविड के कारण पैंडेमिक सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई है और चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, और ऐसे में स्टडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल और इवन गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड है। तो उसी चीज़ों को लेके आज अपन बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, और क्रिएटिव साइंस एकेडमी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से कंट्रीब्यूट करने के लिए आतुर है, और बाकी पूरी टीम मेंबर्स के साथ आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो ये समझिए, शुरू में फर्स्ट वेव आई थी पिछले साल, तब एक बार डाउन हुई थी, फिर लोगों को लग रहा था कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी, और ये सेकेंड वेव आई है और सब चीज़ें वापस की उसी टाइम में, मार्च अप्रैल पे जब सेशन बदलता है उसी टाइम में सेकेंड वेव। अगर अपन ऑल अक्रॉस पूरे दुनिया में देखेंगे तो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव है, तो सिचुएशंस काफ़ी टफ है, और इंडिया हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसके कारण यह चीज़ें कई जगह कॉम्प्लेक्स लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। और हम सभी ने ये विटनेस किया है, पिछले 1.5 साल से पूरा एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। सीबीएसई ने 10th के बोर्ड कैंसिल कर दिए हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी 10th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, 12th को भी कैंसिल करने का सीबीएसई में काफ़ी चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड ने भी 10th कैंसिल कर दिया है, बंगाल ने 10th और 12th दोनों कैंसिल कर दिया है, राजस्थान बोर्ड ने अभी 10th और 12th के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया। तो पहले तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, आज की तारीख में किसी को भी नहीं मालूम है, इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं
उनको नहीं मालूम है कि ये पैंडेमिक या कोविड किस तरह से टर्न है। और अभी जो सिचुएशन है उसमें एजुकेशन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। पिछले साल तो काफी लोग एक्टिव थे और एजुकेशन को ऑनलाइन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में काफी काम कर रहे थे, बट पिछले 1-2 महीने में जो सिचुएशन हुई है और जो इंटेंसिटी कोविड की है उसमें सारा फोकस लोग अपनी हेल्थ पर और अपने नियर एंड डियर्स को बचाने में लग गए हैं। तो एजुकेशन पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा। और सच बात यह है, इवन गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को भी नहीं मालूम वो एग्जाम कब कर। जेई मेंस इस बार का अप्रैल का कैंसिल हो चुका है, मई का कैंसिल हो चुका है, नेक्स्ट डेट के बारे में किसी को भी नहीं मालूम। एनटी ने अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है। ऐसे ही जेई एडवांस की पोजीशन है, ऐसे ही नीट की पोजीशन है। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि हम सब में से किसी को भी या पॉलिसी मेकर्स को नहीं मालूम है, क्योंकि कोविड कैसे टर्न लेने वाला है, सिचुएशन कैसे वर्स होने वाली है, हम सबको नहीं। तो सबसे पहले तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी है, बच्चे भी हैं, तो सबसे पहला तो अभी है कि आप सभी अपने आप को 100% जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि हेल्थ इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं रही तो एजुकेशन वगैरह सब चीजें बाद में आती हैं। तो एक तो सबसे पहले जो भी आप स्टडीज करने वाले हैं, जो भी अपन अभी बात करने वाले हैं, उसमें सबसे फोरमोस्ट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप वही प्रोग्राम्स, वही सिचुएशंस करें जो आपकी हेल्थ के साथ कॉम्पेटेबल बैठ सके। तो एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या होगा एजुकेशन, किसी को नहीं मालूम। जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना एनटीए, ना बोर्ड, ना राजस्थान गवर्नमेंट, ना सीबीएसई इस पोजीशन में है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स में अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक एक सेक्शंस के बारे में बात करूं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो 10 to 11 आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। एक 11 to 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और एक जो 12 स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं जो नीट और जेई इस साल देने वाले हैं। जनवरी फरवरी का दे दिया, बट अप्रैल का, मार्च का दे दिया, बट अप्रैल का वो नहीं दे पाए। और हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इस सिचुएशन के अंदर हम पहले बात करते हैं कि जो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, चूंकि ऑलमोस्ट सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है और कई सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन 10th के कैंसिल कर दिए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो चांसेस ये हैं कि मोस्टली ये कैंसिल हो सकते हैं। और अगर होंगे भी तो स्टूडेंट्स को 20 से 15 दिन का, 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने भी अभी 15 को दिया है, पहले वो होल्ड किए हुए थे 10th के, बट कल गुजरात गवर्नमेंट ने भी 10th के बोर्ड कैंसिल कर। तो एक चीज तो ये मान के चलिए, 10th का जो पोर्शन है आपने साल भर उसको तैयारी की है, जितनी भी की है उसको आप एक तरफ प्लान करके रख दें। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये एग्जाम कैंसिल होंगे या ये एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपना पूरा रिकैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ पोर्शन कम भी कर देगा, पेपर्स भी इजी बनाएगा। तो 15 से 20 दिन में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप 10th के बोर्ड को पढ़ के दे सकते। कंपैरिजन इस साल खत्म हो गया, क्योंकि सीबीएसई का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत सारे बोर्ड्स ने कैंसिल कर दिया। तो 80%, 85%, 90% का कोई मीनिंग नहीं रहेगा इस साल के एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स को कंपेयर करने के लिए कोई भी यार्डस्टिक नहीं। अगर एक स्टेट 10th का एग्जाम लेता है, एक स्टेट नहीं लेता है, वो अपने बच्चों को 80% उनकी ईयर लॉन्ग परफॉर्मेंस पे देता है, तो 10 की परसेंटेज बहुत ज्यादा इस साल के वैल्यू नहीं है। तो जो भी बच्चे 10 to 11 है, उनको अपना 10th का जितना कर लिया उतना छोड़ के जिस दिन अनाउंस होगा 15-20 डेज का मिलेगा अपना 10th। इस पैंडेमिक में भी पिछले साल कोई भी क्लासेस नहीं हुई थी, तब भी एनटीए ने और नीट ने अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं किया था। बोर्ड्स ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, लेकिन नेशन जेई मेंस का और एडवांस का और नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 10 to 11 मूविंग है वो अपनी जेई मेंस और नीट की जो भी वो कैरियर को चूज करते हैं उसकी तैयारी उनको कर देनी चाहिए। अगर वो 11th पढ़ते हैं तो उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है,
तो वो 10th के अगर बोर्ड्स होते हैं तो भी उसमें बेटर कर पाए। और अगर बाय द वे हम जैसे क्रिएटिव साइंस एकेडमी में हम 11th स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन में, इमीडिएटली अगर 10th के बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो हम एक ब्रिज कोर्स को इमीडिएटली प्लान कर देंगे, 11th को रोक के उन बच्चों को 10th का रिवीजन उसी बैच में करवा देंगे। तो हम क्रिएटिव साइंस एकेडमी में, क्योंकि एनटीएम ने कोई भी सिलेबस कम नहीं किया है, तो और बाकी सब जगह ऑल अक्रॉस इंडिया जो है वहां पे सब बच्चों ने 10 to 11, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, उन लोगों ने जेई और नीट की तैयारी चालू कर दी है। तो उनके कंपटीशन में हमें रहने के लिए हमें इसको इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। 10th का हमारा 80-90% सिलेबस कंप्लीटेड है, उसको हमें एक तरफ रख देना चाहिए। और इमीडिएटली मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, क्योंकि बाकी सब जगह के बच्चों ने 11th का सिलेबस चालू कर दिया है, तो आप सभी बच्चों को भी उस 11th को चालू कर देना चाहिए। हम उसको बहुत स्लोली बिल्डअप करेंगे, उसका एक पूरा क्यूरिकुलम डिजाइन करेंगे। हमारा 3 सेट ऑफ फैकल्टीज है, 2 सेट ऑफ फैकल्टीज वहां पे कंप्लीटली स्टेशन है, और 1 सेट ऑफ फैकल्टीज हमारे कोटा में स्टेशन है, जो आपको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो 3 टियर के अंदर फैकल्टीज वहां पर क्रिएटिव साइंस एकेडमी में इस वक्त है, और एक पूरा क्यूरिकुलम डिजाइन होके जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ का मटेरियल, रेजोनेंस होगा मटेरियल लेके हम ये क्यूरिकुलम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी 10th to 11 बच्चे हैं उनको मेरा पहला सजेशन है कि वो 11th को स्टार्ट करें, जिससे कि हम ऑल अक्रॉस इंडिया के बच्चों के साथ कंपीट कर सकें। दूसरा, वो बच्चे आते हैं जो 11th to 12th है। अब उनके साथ 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो उनका 12th, क्योंकि एनटीए अगर कोविड सिचुएशन इंप्रूव हो गई ओवर द टाइम, तो एनटीए कोशिश करेगा कि अगले साल जो सेशन है वो टाइम पर हो जाए, क्योंकि 2 साल सेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पाइलअप हो गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट सेशन टाइम पे चालू हो जाए। अगर कोविड ने थोड़ा भी अलाउ किया तो नेक्स्ट सेशंस जो है वो ऑन टाइम होगा, तो उसके हिसाब से 12th के बच्चों को 12th का सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना बहुत जरूरी। दूसरा, 12th के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ, क्योंकि पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि 3 महीने बाद कोविड हट जाएगा, तो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली नहीं लिया। कभी ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, फिर दिसंबर में कोविड सिचुएशन हुई तो बच्चे ऑफलाइन में आ गए, तो उनका 11th का क्यूरिकुलम डिस्टर्ब हो गया है। तो 12th के बच्चों को अगले साल जो देने वाले हैं, अगले साल जो बच्चे देने वाले हैं उनको 12th का तो हम क्रिएटिव साइंस एकेडमी में पूरा करवा ही रहे हैं। हम पूरी एक मीटिंग करके फैकल्टीज को उनका एक 11th का पूरा रिवीजन का प्लान भी कर। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अब टाइम कम है, सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो हम पूरा करिकुलम अब बिना इसको मतलब वर्स्ट सिचुएशन को मानते हुए कि कोविड ऐसा भी रह सकता है, हमें ऑनलाइन सपोर्ट करना है, हम पूरा क्यूरिकुलम एक प्रॉपर ढंग से असाइन कर रहे हैं। डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस हम असाइन कर रहे हैं, और अगर थोड़ा भी कोविड ने सिचुएशन अलाउ किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे आके अपने डाउट्स फैकल्टी से क्लियर कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में हम उनको टेकअप भी कर सकते हैं, जो बच्चे हमारा नीट और जेईई का प्रोग्राम अटैच कर रहे हैं। तो हम एक बहुत ही डेडिकेटेड फोकस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, इस चीज को अलग रखते हुए कि कोविड की क्या सिचुएशन है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कोविड की जो परेशानियां हो रही हैं उससे हमारा दिमाग हटाते हुए सभी बच्चों को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, और सेकेंडली अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे लगा। स्टडीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो बच्चा खुद होता है। पहले जब नॉर्मल केस चलता था, जब सिचुएशन नॉर्मल होती थी, तो बच्चा काफी टाइम कोचिंग आता था, स्कूल आता था, वो टीचर से इंटरेक्ट करता था, तो टीचर बहुत सारी चीजें समझ पाता था बच्चे की। बट चूंकि ऑनलाइन हो गया है, इतना इंटरेक्शन कम हो गया है, तो उसमें एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ गया, जो कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी बच्चे के सिलेक्शन के लिए, किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के लिए, अब पहले जो 2 मेजर फैक्टर होते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और बच्चे, उसकी बजाय अब बच्चे, स्कूल, कोचिंग प्लस पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम बच्चों के साथ नहीं बिता पा रहे हैं, तो जो होमवर्क यहाँ से टीचर्स दे रहे हैं, पेरेंट्स एक टीचर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के रखें। हमने इसके लिए भी क्रिएटिव साइंस में स्पेशल अरेंजमेंट किया है कि पेरेंट टीचर के साथ कोऑर्डिनेट बना के रखें, और बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो टीचर्स का दिया हुआ होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये उनकी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पेरेंट्स का, हमारा और बच्चों का गोल एक ही है कि बच्चे का जेई या नीट में सिलेक्शन हो, तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे तरीके से निभानी है। तो हमारी सारी फैकल्टी मेंबर टीम एक बार पूरा इसको इनकम्पास कर रही है, सारी चीजों को डिस्कस कर रही है आपस में मिलके, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलर सिस्टमेटिक प्लान हम क्रिएटिव साइंस एकेडमी में लॉन्च कर। कुमार बंधु सर फुल टाइम वहाँ पर अवेलेबल हैं। ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, और मैं उनकी प्रेजेंस में मानता हूँ कि उनकी गाइडेंस में एक बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वो मेरे साथ बंसल्स में भी काम किया है। ही नोज द बेस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ कोटा, एंड आप लोगों के पेरेंट्स के सहयोग से डेफिनेटली वो चीज वो वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते। गंगापुर सिटी में बहुत एक बड़ा फायदा है कि वहां पे क्या कहते हैं, बच्चों का IQ लेवल काफी अच्छा है, और क्रिएटिव साइंस एकेडमी का मैं रिजल्ट देख रहा था तो बच्चे 99.98% तक स्कोर किया हुआ है। स्कूल्स में वो टॉपर्स रहते हैं, और काफी अच्छा रिजल्ट उस बैच से प्रोड्यूस होता है। तो मेरे को कोई भी ऐसा कारण नहीं लगता कि अगर एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच किया जा सके तो हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। पर उसमें आप लोग बच्चों का इस वक्त और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम पेरेंट्स से एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं वो टीचर्स के कांस्टेंट टच में रहे, जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं, जो टीचर्स ने आज लेक्चर पढ़ा है वो लेक्चर बच्चे ढंग से सुन लें, उसको समझ लें और उसका दिया हुआ होमवर्क कर लें। 80% सिलेक्शन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बच्चे को पढ़ाया जाए वो पढ़ लेता है और उसको दिया गया वो होमवर्क कर लेता है, उसमें आए हुए डाउट्स को वो टीचर से पूछ लेता है। ये एक सर्किल है। साइंस सब्जेक्ट्स में कभी भी टीचर के पढ़ाने से कंप्लीटनेस नहीं आती है। टीचर से पढ़ाने पे बच्चे को एसिमुलेट करना होता है, उस पढ़ाए हुए पे 10-12 प्रॉब्लम्स करनी होती हैं, और उनमें आए हुए डाउट्स को दूसरी क्लास से पहले या 1-2 क्लास से पहले या नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सिक्वेंशियली सारी चीजें कनेक्ट होंगी। अगर पहले टॉपिक से डाउट रह गए तो आपको सेकंड टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा और बच्चे का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बच्चे थोड़े से हेजिटेंट होते हैं डाउट पूछने में, इसका बस एक ही तरीका है, पेरेंट्स, हम लोग तो कोशिश करते ही हैं, क्योंकि बहुत ही सीनियर फैकल्टी अभी इस वक्त काम कर रही है फिजिक्स में, सतीश केमिस्ट्री में, और कोटा से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम इस वक्त काम कर रही है। चौहान सर, ये सब इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि ये जानते हैं कि सब्जेक्ट्स को किस लेवल से उठा के किस लेवल पे ले जाना है। पिछले साल ये सभी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज है ऑफलाइन के लिए। पिछले साल ऑनलाइन होने में चीजें थोड़ी गड़बड़ हुई थी, बहुत लर्निंग कर रहे हैं, बट अब सारी चीजें बहुत सिस्टमेटाइज हो गई हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। और जैसे ही थोड़ा भी हमारे को टाइम मिलेगा हम लाइव क्लासेस प्लस बच्चों का डाउट सेशन वहां पे चालू करें। तो जो एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स, ये सारा एक वेल कोऑर्डिनेटेड कोटा से सिस्टम से हो रहा है, कोटा के इंस्टीट्यूट पे बाहर हो। जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है बस वो ये आ रही है कि बच्चे उन वीडियो लेक्चर्स को देख लें, पढ़ लें, दिए हुए सवाल को कर लें और उनके डाउट्स को पूछ लें। क्योंकि हमारे को क्या होता है, दूसरा टॉपिक पढ़ाने में दिक्कत होती है अगर बच्चे के पहले चैप्टर में डाउट है, तो ये हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चे डाउट्स पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर लें। मेरे को कभी भी मजा नहीं आएगा कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, और बच्चे को थर्ड लेक्चर तब समझ में आएगा जब उसको फर्स्ट लेक्चर के डाउट्स क्लियर होंगे। तो पेरेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को मॉनिटर करें और बच्चे को मोटिवेट करें डाउट्स पूछने। उसका पूरा मैकेनिज्म हमने किया है। तो जहां तक इस वक्त क्रिएटिव साइंस एकेडमी जो अभी वहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है,
वो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड टीम के साथ वर्कआउट हो रहा है, जहाँ पे एक कोटा में पूरी एक टीम है जो स्टडी मटेरियल्स प्लस टेस्ट पेपर्स उन पे काम कर रही है, और 2 सेट ऑफ फैकल्टीज पूरा कंप्लीटली वहां पर है, डाउट्स के लिए, लाइव क्लासेस के लिए और पर्सनल केयर करने। और इस कोविड सिचुएशन में बहुत ज्यादा कोविड की तरफ नहीं ध्यान देते हुए, न्यूज की तरफ नहीं ध्यान देते हुए, अपना सारा फोकस स्टडीज पे करें बच्चे, और जो भी टाइम मिले अच्छा फूड खाएं, पेरेंट्स से बात करें, आपस में मिलें और एक्सरसाइज करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये मेजर चीजें हैं, और क्या कहते हैं, मैं इसी तरह से इंटरेक्ट करता रहूंगा क्योंकि ये पहला सेशन है, तो एक आपको आउटलाइन दिया है, फिर हमारे पूरे क्यूरिकुलम में हम कैसे करने वाले हैं उसका बैच का अनाउंसमेंट आपको होता रहेगा। और एक बार ये बैच हमारा फॉर्म हो जाएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो मैं स्पेशली बात करूँ। So over to Neeraj. Thank you to all of you. Thank you very much, sir, for your wonderful explanation about the topic. Now, moving ahead, I would like to request Kumare Manu sir to share his expert views about how to prepare for JEE NEET with online platform. So over to you, Kumare Manu sir. Dear friends, parents and बच्चे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन में आज बहुत सारे वैरायटीज आ गई हैं, बहुत सारी नई कंपनियां भी आ गई, बट आपको ट्रस्ट नहीं करना है। पहले से ट्रस्ट हो, आप कोई बड़े ब्रांड, अच्छी एस्टेब्लिश ब्रांड, आप वहां पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, एक अच्छे ब्रांड में अच्छे स्कूल के साथ अगर आपको बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन में जहाँ बच्चों को बैठ के नहीं दिख पाते, आपको विशेष तरीके से तालमेल बैठाना पड़ेगा। तालमेल का सेंस ये होता है, जैसे हमारी कोशिश है ऑनलाइन में, मैं अपनी बात की बात करूँ, क्रिएटिव ने ऑनलाइन में सबसे अच्छा काम किया है, और सर ने भी कपिल सर ने बताया ही आपको, कोटा के सारे एक्सपर्ट एक अच्छा टीम के साथ हमारे क्रिएटिव में जुड़े हुए लोग हैं। हमारी कोशिश होती है बच्चों को ऑनलाइन में टॉपिक के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, उसी को रिकॉर्डेड लेक्चर भी अलग से बच्चों को भेजा जाता है ताकि बच्चे को कहीं किसी बात की परेशानी नहीं हो। साथ साथ डाउट्स रिमूवल सेशन के लिए अलग से क्लास लगती है, हर दूसरे दिन डाउट रिमूवल सेशन अलग से लगाया जाता है ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। और हर वो एकेडमी जो इतना बच्चों का ख्याल रख पाती है, तभी वो बेहतर ढंग से बच्चों के लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सकेगी। हमारी कोशिश है बच्चों के बेहतरी के लिए, बच्चों का रिजल्ट के लिए, बच्चों को टॉप रैंकिंग के लिए हम बेहतर माहौल बनाएं। उसके लिए टाइमली हम लोग जो है टाइम टू टाइम उसके टेस्टिंग की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्टिंग, उसका रिजल्ट का एनालिसिस, बच्चे का माइक्रो लेवल एनालिसिस, बच्चा हमारा कहाँ परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल में बच्चा हमारा परफॉर्म कर रहा है, इस बात की जो है का भी एक सपोर्ट रहता है। गार्जियन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पेंडेमिक टाइम में बच्चे ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऑनलाइन में बच्चे का क्लास खुला रहता है, बच्चे सामने अब्सेंट होते हैं, ये तो हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग नहीं देख पाते कि सामने बच्चे हमारा बैठे हैं नहीं बैठे हैं। तो गार्जियन की ड्यूटी भी बनती है कि बच्चे का थोड़ा सा उस समय लुक आफ्टर कर लें, जब क्लास चल रहा हो तो टाइम टू टाइम चेक कर लें कि बच्चा उनका क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि गार्जियन का, पेरेंट्स, टीचर्स का, पेरेंट्स का और बच्चे का जब तीनों सिस्टम कंबाइन होकर काम करेगा, तभी ये जब तीनों मिलकर मैनेज करके चलेंगे, तभी उस बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस पेंडेमिक टाइम में पहले तो आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। सर ने भी कहा आपको हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है, साथ साथ पढ़ाई की भी ध्यान रखनी है। अभी सर ने कहा जैसे 10th बोर्ड की बात करें तो 10th बोर्ड में सीबीएसई ने अपना कैंसिल कर दिया है, और कोई भी बोर्ड पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं दिखता पॉसिबल है, और पॉसिबल अगर है भी माई तो 10% मान लो आप, तो आप उसके लिए 1 महीने पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा। और अगर आप बहुत अच्छे से तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। हर वो बच्चे, जस्ट आई सजेस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स दे आर बेटर इन पोजीशन, तो हर वो बच्चे जो बेटर पोजीशन में हैं, जो पहले से 10th बहुत अच्छा तैयार है, अपने +2 के लिए 11th 12th की तैयारी में आज से लग जाएं और अभी से लग जाएं।
अदरवाइज आपका समय डे बाय डे आपका जाता जा रहा है। हम लोगों ने देखा है लास्ट ईयर कंप्लीट जो कोरोना टाइम था, पीरियड था, बहुत सारे बच्चे अब ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में क्लासेस कब लगेंगी, कब खुलेंगी, इस चक्कर में बच्चे ने 4-4 महीने पढ़ाई नहीं पढ़ी है। बट आपको तो यूज टू, ये दूसरा साल है और पता नहीं कब तक ये रहेगा। सर ने अभी क्या कहा, ये गारंटी नहीं है कि कब तक स्कूल खुलेंगे, कब तक कॉलेज खुलेगा या कब तक आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। वो जब भी स्टार्ट हो अलग बात है। ऑनलाइन हम लोग अपने आप को इतना तैयार कर लें, बच्चों को मैं बहुत सजेशन दूंगा, बच्चे अपने आप को इतना तैयार कर लें, इतना अच्छा कर लें कि कहीं कोई परेशानी आपको नहीं हो। ऑनलाइन में कोर्स को आप फोकस रखें और फोकस स्टडी करें, तभी आपको फायदा होगा। हमारी कोशिश है आपकी बेहतरी के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपका रिजल्ट कैसे हो, अच्छा हो, इसके लिए हम लोग सारे जो सभी लोग क्रिएटिव के जो साइंस के जो एकेडमी के टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, गाइड हैं और हमारे डायरेक्टर हैं, सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट हो। तो जस्ट आई ओवर टू नीरज मिश्रा सर, कुछ और बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें बच्चों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपर्ट व्यूज एंड गाइडेंस। अब मैं कार्यक्रम की जो मुख्य हमारी थीम है कि हम हमारे एक्सपर्ट इंटरेक्चुअल स्पीकर्स के थ्रू बच्चों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं इस समय, कि बच्चा अभी उतना मैच्योर नहीं है, बच्चा नहीं समझता कि 10th के बाद 11th में उसे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, और जो भी वो कुछ पढ़ रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बात की चेकिंग कैसे हो कैसे नहीं हो। इन सब बातों से लेकर जो उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम लोग हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स के थ्रू जानना चाहते हैं, जो कि लगातार IIT JEE नीट के फील्ड के अंदर जिन्होंने अपना लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वही उन्होंने अपना निकाला है। तो दे नो वेरी वेल कि बच्चों को किस प्रकार से गाइडेंस मिलना चाहिए। तो मैं हमारे दोनों जो एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल स्पीकर्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए जो कुछ सवाल हैं, मैं बच्चों के बिहाफ पे सर आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा। हम लोगों ने सर व्हाट्सएप पे बच्चों से जो उनके मन में उठे हुए सवाल थे वो हमने मांगे थे बच्चों से, तो बच्चों ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने मन में उठे हुए सवालों को हम तक पहुंचाया है, और बच्चों के बिहाव पर मैं उन सवालों को सर आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप मुझे विश्वास है आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपका गाइडेंस है, वो बच्चों को सही निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहला सवाल मैं हमारे कपिल गुप्ता सर से जानना चाहूंगा। सर एक बच्चे ने 10th से सर 11th क्लास में एक स्टूडेंट आया है, उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन जो है बच्चे ने अराइज किया है। बच्चे ने पूछा है सर कि सर सभी इंस्टीट्यूट या सभी स्कूल्स अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, हम किस पर विश्वास करें? देखो कई बार मैं करीबन ऑल अक्रॉस इंडिया में डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कोटा में पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने में सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन में 80% जो सिलेक्शन का रीजन होता है वो बच्चा खुद होता है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई भी सेट ऑफ फैकल्टी नहीं है कि बंसस में तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि ये सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाने से उस सारे बैच के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते। एक ही इंस्टीट्यूट है, सपोज अगर बंसर क्लास की बात करें या रेजोनेंस की बात करें, एलन की बात करें, कि ऐसा नहीं होता था कि बंसर क्लासेस के एक ही बैच के सारे बच्चे एक ही सेट ऑफ टीचर पढ़ाने से सेलेक्ट हो जाते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट में जाने से सिलेक्शन हो जाएगा या इन टीचर्स के पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा।
जो 80-90% डिपेंड करता है वो बच्चे खुद पे पढ़ता है। दूसरी, अगर टीचर्स के पढ़ाने से इंस्टीट्यूट हो जाता है, और मैं तो एक से ही पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में 100 बच्चे होते हैं, AR1 तो एक ही आती है, और उसी बैच में बैठे हुए बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, उसी बैच में बैठे हुए बच्चे का सिलेक्शन AR1 होता है। इंस्टीट्यूट सेम है, टीचर सेम है, सेम मटेरियल है, फिर भी पूरी क्लास का रिजल्ट डिफरेंट आता है। ऐसा आपके साथ भी होता है, बोर्ड में सारे टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, बट एक बच्चा फेल हो जाता है और एक ही बच्चा उसी टीचर से पढ़ के 90% आता है। तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप में बिलीव करें। दूसरी बात कि बच्चे कोटा आते हैं, कोटा में उनको लगता है कंपटीशन मिलेगा, ये बड़ा बड़ा मिसकंसेप्शन कैरी करते हैं। देखिए, एक तो पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपको घर पे रहना चाहिए। इस वक्त बहुत, अभी जनवरी फरवरी में कोटा में 50,000 बच्चे आ गए थे, बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो गई थी, पिछले साल भी हो गई थी। तो इस साल कहीं पे भी बिल्कुल भी आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू स्टे इन योर सिटी। एक तो ये सिचुएशन ये लागू है। दूसरा, बच्चों को लगता है कि वो कोटा जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मिलता है। ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? आपको लगता है कि कोटा में 1.5 लाख बच्चे हैं और उन सब में कॉम्पिटिशन हो रहा है। एक तो वो बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिवाइडेड होते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक कंपटीशन होता है। दूसरा क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूट में एक ही 11th में बहुत सारे बैचेस बनते हैं अलग अलग फेज में, तो एक्चुअल कंपटीशन एक ही फेज में होता है और वो 300 से 400 बच्चों का ही होता है। तो ऐसा अपने को मास स्केल पे बाहर से दिखता है, बट जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही फेज के बच्चे होते हैं। तीसरी बात, कंपटीशन हमारे को ये देता है कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ें, तो ये आप एक सेल्फ में कर सकते हैं। और कंपटीशन ये होता है कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर है, जब तक आपके 80, 90, 100 को अप्रोच करते हुए मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपका कंपटीशन आपसे एग्जिस्ट करता है। तो इसका पहला आंसर तो ये है कि आप अपने आप में बिलीव करें। सिलेक्शन 90% आप पे डिपेंड करता है, कुछ परसेंट स्टडी मटेरियल पे करता है, कुछ फैकल्टीज पे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फैकल्टी आपके साथ कितना अटैच होकर आपको पढ़ा रहे हैं या आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज का हमने स्पेशली साइंस एकेडमी इस बार ध्यान रखा है कि आप अपने डाउट्स को आगे कैरी नहीं करें। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वहां पर है। बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप किसी को भी फॉलो कर लें, बट उसको 100% फॉलो करें। तो आप अगर केट साइंस एकेडमी फॉलो करते हैं, लेकिन उसको अगर आप 30% फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है, आप अपने आप को बिलीव करें, आपका सिलेक्शन आप पे बहुत डिपेंड करता है। ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट पेपर्स और बेस्ट फैकल्टीज क्रिएटिव साइंस एकेडमी प्रोवाइड कर। दूसरी बात, जो कंपटीशन की होती है उसको आप लास्ट के फेज में छोड़ दें। उसके लिए हम कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट हो। ये हम अच्छे बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो, जब हम बच्चों को तैयार कर देंगे तो हम बच्चों को बोल देते हैं आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो ओवरऑल कंपटीशन में जब लास्ट के 2 या 3 महीने होंगे, तब हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको एक्चुअल एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे देगी। तो इस पैंडेमिक में मेरा बहुत सजेशन है कि आप अपने होम टाउन में रह के स्टडीज करें। सर, सेकंड क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर। ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जब हम लोग IIT JEE नीट की प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी जो बोर्ड की रिजल्ट है वो प्रभावित होते हैं, ऐसा कुछ बच्चों का मानना, उनके पेरेंट्स का मानना होता है। तो मैं कुमारी मनोज सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपर्ट व्यू इस क्वेश्चन के बारे में दे कि क्या JEE और नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे 11th का 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके रिजल्ट पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। कुमारी मनोज सर। मेरा मानना है कि अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, IIT और नीट की तैयारी करते हैं, बोर्ड तो आपका वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। बोर्ड को केवल अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्रिएटिव में हम लोग कोशिश करते हैं बोर्ड पैटर्न को लेते हुए, बोर्ड को लेते हुए हायर की बात करते हैं, जी मेंस की बात करते हैं, जी एडवांस की बात करते हैं और नीट की बात करते हैं, ताकि बच्चे का बोर्ड बहुत अच्छा हो
साथ साथ उसका इंजीनियरिंग का जो उसका जो परिवेश है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका एम्बिशन है, वो भी पूरा हो जाए। तो स्पेशली अगर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमसे IIT नहीं हो पाएगा, हमसे नीट नहीं हो पाएगा, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप केवल बोर्ड को फोकस करें। लेकिन केवल बोर्ड को फोकस करने से आपको नीट और IIT तो नहीं हो सकता। IIT की तैयारी के लिए बोर्ड आपको साथ साथ रखना ही पड़ेगा, तभी आप IIT में और नीट में सफल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं अपने 20 साल के बंसल्स के स्टैटिक्स को देखूं तो जो पहले 100 रैंकर्स जितने भी होते हैं उनमें 99% वो होते हैं जो 12th के साथ क्लियर करते हैं। ड्रॉपर्स कभी भी पहले 100 में कभी कभी एक आध कोई आ गया तो आ गया हो, बट फर्स्ट 100 रैंक्स IIT एडवांस की उन्हीं बच्चों की होती है जो 12th के साथ JEE मेंस को देते हैं, क्योंकि वो कभी भी ड्रॉप का नहीं सोचते। अच्छे बच्चे हमेशा बोर्ड के साथ तैयारी करते हैं। दूसरा, कोई भी पेरेंट्स, बहुत कॉमन सेंस है, ये क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जैसे बोर्ड, पहले क्या होता था जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बोर्ड्स के टीचर्स इनको पढ़ाते थे तो उन्होंने क्या, उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने बोर्ड की कोचिंग और JEE मेंस की कोचिंग को अलग अलग कर दिया। बट कोई भी कॉमन सेंस से देख सकता है, एक तरफ JEE मेंस का सिलेबस रख ले, एक तरफ बोर्ड का सिलेबस रख दे, तो उनको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली सिलेबस सेम है। तो अगर सिलेबस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न डिफर कर रहा है, तो उसकी तैयारी अलग अलग कैसे हो सकती है? तो हमेशा इसकी दो अलग तैयारी की जरूरत नहीं है, और हमने स्पेशली इस चीज का ध्यान रखा हुआ है क्योंकि ये पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि बोर्ड का 100% कवर। थैंक यू सर, ये आपकी गाइडेंस से सर निश्चित रूप से बच्चों को ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में हेल्प मिलेगी। एक और स्टूडेंट सर हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने भी पूछा है बच्चे ने। ऐसा अधिकतर देखने में आया है सर कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो IIT JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन के नाम पे बच्चों को एडमिशन देते हैं, लेकिन वो उसके रेलिवेंट बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इस बारे में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। बच्चा ये जानना चाहता है कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो JEE या नीट के रेलिवेंट है या नहीं, हमें JEE या नीट की प्रिपरेशन के लिए जो भी तैयार किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। तो सर प्लीज आपका व्यू बताएं इसके बारे में। मेरा भी और हमारे सर का भी इस पे भी ले लें, वो काफी एक्सपीरियंस है। मेरा एक सिंपल सा तरीका है इसका। आप कोई भी जैसे आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 या 15 या 20 साल के पेपर्स आप ले रही, ठीक है। आप बहुत सिंपल तरीका है, आप किसी पे विश्वास मत करिए, मेरे पे मत करिए, किसी पे 20 साल के 25 साल के पेपर ले रही। आपको किसी भी टीचर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो किसी भी टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, तो आप पिछले 20 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। 20 साल के क्वेश्चन में आपको अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया हो, या वो प्रॉब्लम आपको एकदम से नहीं लगे हो कि ये एकदम अचानक क्या आ गया, तो आपको कोचिंग प्रॉपर नहीं हुई। लेकिन अगर आप 20 साल के 25 साल के सारे पेपर्स में सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये पोर्शन कवर हुआ है, तो मेरे को लगता है कि आपको उस लेवल पे पढ़ाया गया। तो आपके स्टडी मटेरियल में 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको और चाहिए तो कोई भी किताब आती है जो कि 35 साल के पेपर्स आपको देती है, आप इमीडिएटली इस टॉपिक के, वैसे भी करना चाहिए, उसके बाद उस टॉपिक को सॉल्व करें। वो टॉपिक के अगर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो आपको सही पढ़ाया गया। दोबारा में सर और इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक आप चूंकि फिजिक्स के पायनियर टीचर हैं, फैकल्टी हैं, एक बच्ची है पलक गोयनका, बच्ची का अभी रिसेंट एक मैसेज आया, क्वेश्चन आया सर। वो बच्ची नीट की प्रिपरेशन कर रही है और बच्ची जानना चाहती है सर कि फिजिक्स की प्रिपरेशन नीट के लिए कैसे की जाए, और जो आपके अनुसार कुछ बुक जो प्रेस्क्राइब आप करें वो क्या होनी चाहिए, बेसिक जो बुक्स हैं वो क्या हो, ताकि उसकी नीट प्रिपरेशन में उसको फिजिक्स के लिए स्पेशली हेल्प मिले। हाँ, वो कौन सी क्लास में अभी 10 to 11 है या 11 to 12? सर शी इज कमिंग इन क्लास 11 फ्रॉम क्लास 12 10th 10 से 11th में आ रही है।
ओके ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसे अगर हम बात करें तो अपने एनसीईआरटी की बुक सबसे इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटली करना है, जिससे अपनी बोर्ड्स की तैयारी हो। उनको अपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को आइडिया देती है, उनके टॉपिक्स सब टॉपिक्स एक बार पढ़ने चाहिए। दूसरा जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो अकेडमी से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगा एंड इट विल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। ठीक है, एक बहुत ज्यादा बुक्स मैं पढ़ने का वो नहीं है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्रिएटिव साइंस अकेडमी या रेजोनेंस या बंसल, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा आप कर लेते हैं तो आपका वो कवरेज होता है। एक आप जैसा मैंने बताया 20 या 30 साल के पेपर्स आप ले सकते हैं, वो पैरेलल में आप रख लें। कोई भी टॉपिक हो तो एक बार जब वो टॉपिक स्टार्ट कर लें तब भी वो क्वेश्चंस पढ़ लें और टॉपिक खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने टीचर्स, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात को 100% ट्रस्ट करके माने और उसको फॉलो करें। हर टीचर का सीक्वेंस थोड़ा डिफर कर सकता है, तो बट जब वो चैप्टर खत्म करेगा तो वो चीजें उस चैप्टर में सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और अभी जैसे स्पेशली ऑनलाइन में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, वो क्या करते हैं, एक टॉपिक देखते हैं, वो देखते हैं एलन में देख लें, फिर उनको लगता है बाइजू का देख लें, तो वो 2 घंटे में एक टॉपिक को कहाँ बेस्ट मिल रहा है इसके चक्कर में वो 2 घंटे खराब कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पे आप ट्रस्ट करें, अगर वो लोकल हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहां पे ट्रस्ट करें और उसको 100% करें। तो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, उनको फॉलो करते रहें, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते रहें, और किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए 10 बुक्स 15 बुक्स करने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक को सीखने के लिए मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस काफी होते हैं, जिसमें 20-25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। आपकी शीट डीपीपी जो प्रोवाइड होंगी उनमें सफिशिएंट कवर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने टीचर्स के नोट्स और उनकी सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के कारण जो चीज आप किसी बुक से 8 घंटे में पढ़ेंगे वो चीज आपको 2 घंटे में करवा देंगे, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव हो जाए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवाल मनोज सर, चूंकि अभी आप ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर बच्चों की ले ही रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं सर आपसे जानना चाहूंगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर कि क्या ऑनलाइन स्टडीज जेई और नीट जैसे नेशनल लेवल के जो एग्जाम हैं, इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनकी स्टडीज ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू क्या हम उनकी तैयारी हमारे लिए पर्याप्त है क्या? देखिए, पर्याप्त शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जहां ऑनलाइन की बात करेंगे, लेकिन जब इस पेंडेमिक में आपके पास कोई उपाय नहीं है, जब इस पेंडेमिक में आपके पास कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा और किसी न किसी ट्रस्टेड एकेडमी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, ट्रस्टेड मेंटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो मेंटर से आपको सपोर्ट मिलता हो, जहां से आपको अच्छा गाइड मिलता हो, वहां से आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम अपने टेस्टिंग के लिए, अभी कबीर सर ने कैसे जैसे कहा, आपको लास्ट जो PYQ है, लास्ट 20-25 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज आप बना के देखें, अगर बन पाता है तो समझे कि आपके साथ जस्टिफाई हो पा रहा है, अदरवाइज आप मान लें कि आपके साथ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो हर टॉपिक पे जो भी आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे क्या, उसको आपको हर हाल में करना पड़ेगा। इसमें मैं एक भी चीज ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड लेक्चर, काम चलाऊ रिकॉर्डेड लेक्चर किसी और का भी डाल देते हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको जब तक कंप्लीट वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, जब तक कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव के साथ साथ आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है। तो सबसे पहला मोटिव है लाइव लेक्चर चाहिए। लाइव में आप अपने कंप्लेन को, अपने डाउट्स को, अपने परेशानियों को आप बोल सकते, बता सकते। लेकिन अगर बाय द वे मैं केवल रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं तो हो सकता है बहुत सारी बात आपके माइंड से गैप हो जाए, आप उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप वहीं पे आपको खराब लगता है और टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो जब तक आपका इंटरेस्ट तभी बन पाता है जब आप लाइव लेक्चर में टीचर के साथ खुल के इंटरेक्ट करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा टू वे इंटरेक्शन हो। तो टू वे इंटरेक्शन तभी होगा जब बच्चों के साथ आप लाइव आएंगे।
तो मेरी 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 जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है बच्चों को लाइव क्लास से जोड़ना चाहिए और साथ साथ ट्रस्टेड लोगों के साथ, ट्रस्टेड एकेडमी के साथ ही जोड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच कुमार मनोज सर। इसके बाद सर कपिल सर, जैसा आप बहुत लंबे टाइम से कोटा जैसे माहौल में आप रहे हैं, आपने IIT JEE के अंदर टॉप रैंक्स निकाली हैं, तो सर बच्चे का एक क्वेश्चन है कि कोटा जयपुर जैसे सिटीज के अंदर ऐसा महसूस किया जाता है कि वहाँ कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है पढ़ाई का कि बच्चे स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या गंगापुर जैसे शहर के अंदर हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते क्या, या कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, प्लीज सर। ओके, देखिए कोटा में जो का रिजल्ट्स आता है वो ऐसा नहीं कि कोटा से होता है। जो बेस्ट स्टूडेंट्स इंडिया का, क्योंकि यहाँ फैकल्टीज ने काफी काम किया, बेस्ट स्टूडेंट्स कोटा आता रहा, और ये टू वे प्रोसेस है। बेस्ट टीचर कोटा में इसलिए बन गए क्योंकि यहाँ बेस्ट स्टूडेंट्स आते थे, तो जो हमारी एक्चुअल लर्निंग हुई वो बच्चों के क्वेश्चन से हुई, बच्चों के IQ के कारण हुई। जो AR1 का बच्चे होते हैं, जो AR2 के बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल हम लोगों से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट्स को उस लेवल पे हैंडल करते हैं। फ्रेश ब्रेन होता है, यंग बच्चे होते हैं, क्यूरियस बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों ने हम लोगों को डेवलप करने में उनकी डिमांड इतनी होती थी, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी होती थी कि हमारे को और बेटर क्वेश्चन बनाने पड़ते थे और बेटर एक्सप्लेनेशन देने पड़ते थे। तो मैं कहूंगा ये बच्चे हैं जिन्होंने कोटा सिस्टम को बनाया है, टीचर्स नहीं है जिन्होंने कोटा सिस्टम को बनाया। तो अगर गंगापुर में भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका आपका 99% आता है, पर आपको कुछ ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को, मैं पहले भी गंगापुर में काम कर रहा था, और बहुत अच्छे बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले बोर्ड कर लें फिर हम JEE मेंस करेंगे, तो वो आधी चीजें वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी में वो उसका जो डेप्थ में सब्जेक्ट को समझने का है वो उसको छोड़ देते हैं, सरफेशियल पढ़ते हैं। उन बच्चों को हमारे को पढ़ाने में और डिफिकल्टी। तो ये बच्चे हैं जो माहौल क्रिएट करते हैं, बच्चे हैं जो टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर को मोटिवेट करते हैं। जब कोई बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा ऐसे नहीं पूछता सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा क्लास में पूछता है कि सर मेरे को मैकेनिक्स समझ में नहीं आई, राइट। मैकेनिक्स 3 महीने का टॉपिक है, तो उस बच्चे का हम ध्यान नहीं देते। मैकेनिक्स समझ में नहीं आई इसका कोई मतलब नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं आया। एक बच्चा बोलता है मेरे को काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आई, उस पर भी हम ध्यान नहीं देते। एक बच्चा जब ये क्वेश्चन पूछता है कि सर इस क्वेश्चन में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया और वो उससे आंसर नहीं आया, तो क्या कारण है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगेगा। बच्चा पहले ये बताता है कि मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। मैं आपको बताऊं, मतलब जो टॉपर्स बच्चे हैं, मैं कभी भी सॉल्यूशन करता था बच्चे रोक देते थे, कहते थे हम करेंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ बच्चों में ये होता था, उनको लगता था हम कर रहे हैं, दे आर मोटिवेटेड, सर बता देंगे तो फिर बात खत्म। और हम कहीं गुजरात में जाते हैं पढ़ाते हैं, वहां बच्चे बैठे रहते हैं पेंसिल रख के, सर आप पूरा सॉल्व कर दो। उनको बड़ा मजा आता है कि बच्चा टीचर सॉल्व कर रहा है, टीचर को भी मजा आता है, उनका फीडबैक बहुत बढ़िया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, A0 बैच में हम लोग बहुत ही कम पढ़ाते थे। इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले मेरे को याद नहीं थे, क्योंकि बच्चे ही सारे इंटीग्रेशन करते थे। तो जब वो फिजिक्स की क्लास में मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं करता, तो जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो हमारे बच्चे खुद ही कर लेते थे। तो मैथ्स की क्लास में वो हाई लेवल पर इंटीग्रेशन करते थे, बेसिक इंटीग्रेशन प्रैक्टिस फिजिक्स में कर लेते थे, हमें करने ही नहीं देते थे। तो ये एटीट्यूड है बच्चों का। जब बच्चों में ये आ जाता है कि हम करेंगे, नहीं सर भाई, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, पहले लेक्चर जब लेता हूँ कि जितना फिजिक्स सवाल सॉल्व करूंगा उतनी फिजिक्स मेरे को आएगी, जितनी कॉपी में तुम सॉल्व करोगे उतनी तुमको आएगी। तो ये आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है, आप लोग कितना टीचर से मेहनत करवाते हैं। और मैं बता दूं, ये जो टीम है आपकी क्रिएटिव साइंस एकेडमी में, अगर आप अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तो ये टीम बहुत मेहनत करके आपको बहुत अच्छा देगी, और जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछोगे टीचर्स हमेशा उसको अप्रिशिएट करता है। उसको नहीं आएगा तो वो अगले दिन देख के आपको बताएगा, बट आपकी हेल्प करेगा। और टीचर हमेशा अप्रिशिएट करता है अगर बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं।
और जिस दिन हमें दिखता है कि बच्चों ने मेहनत करके किया है, मतलब क्वेश्चन पूछने का बताया ना सर ये टॉपिक नहीं आया, ये बहुत वेग डाउट है। डाउट ये होना चाहिए सर इस क्वेश्चन में मैंने ये किया और फिर नहीं हुआ तो क्या है, तब प्रॉब्लम का क्रक्स आता है, तब टीचर का बच्चे से इंटरेक्शन होता है और तब रिजल्ट आता है, तब माहौल क्रिएट हो जाता है। तो कोटा को गंगापुर में क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसमें हम नहीं क्रिएट कर सकते, आप बच्चों को क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को बताई कि माहौल क्रिएट करना बच्चों के ही हाथ में है। यदि बच्चे पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सर देखते भी आए हैं कि कोटा के अंदर सिर्फ कोटा के ही बच्चे नहीं पढ़ते, अपितु वहां पर देश भर के बच्चे आते हैं। और यदि वो बच्चे अपने ही शहर के अंदर अपने ही टीचर्स के गाइडेंस में और उसी जज्बे के साथ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो अपने अपने जो भी छोटे बड़े जैसे भी शहर हैं वहां वो सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जैसा कोटा जयपुर जैसे बड़े शहरों में हमको देखने को मिलता है। और मोस्टली आपके पास जो अभी टीम है उसमें मोस्टली कोटा में बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये टीचर्स तो बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे अगर बच्चे उस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। मतलब जैसे कुमार मनोज सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे बच्चे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो A0 A1 के बच्चे पूछते थे, तो ये बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा करवाएंगे। मतलब बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये 10 लेक्चर ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि फिर इनको मजा आएगा कि नहीं हम इन बच्चों से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये हर टीचर का एक ड्रीम होता है कि वो जिनको पढ़ा रहा है उसका रिजल्ट अच्छा है। थैंक यू सर। सर अभी जस्ट एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि बच्चे का नाम है सर वैभव आनंद और वो जानना चाहता है कि मैं अपनी स्टडीज को मतलब कैसा उसमें अपना रूटीन जो है वो सेट करूं कि मैं स्टडीज बेटर टू बेटर करता चले जाऊं। तो अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है सर उसके बारे में थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहता है कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट टोटल टाइम अपन कैलकुलेट करके रख लें कि अपने पास इतने डेज हैं, इतने आवर्स हैं, और इन 2 साल हमारे पास जो 10 to 11 बच्चे हैं अगर वो है, या जो बच्चे 11 to 12 उनके पास एक है, वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके रखें। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक भी दिन मिस करने का मतलब हुआ 5 रैंक नीचे गिर जाना, क्योंकि करीबन 12-13 लाख बच्चे जेईई मेंस देते हैं, करीबन 16 लाख के आसपास 15.96 बच्चों ने पिछली बार जो नीट दिया था, 16 लाख बच्चे से एग्जामिनर देते हैं और 16 लाख में से 50,000 सीट्स होती हैं और 4 लाख बच्चे बहुत सीरियसली अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक भी दिन मिस किया तो आप मान के चलिए एक दूसरा बच्चा है जो उस पोजीशन को लेने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो आप एक भी दिन अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में शादी है या आज किसी का बर्थडे है, नथिंग डूइंग। जो टॉपर्स बच्चे होते थे उनको बंसल सर घर पे दिवाली में भी नहीं जाने देते थे कि एक बार घर गए तो उनका मन घर पे लग जाएगा और 4-5 दिन वेस्ट हो जाएंगे, इसकी पहली 10 रैंक में से नहीं है। तो दिवाली के दिन 2 घंटे क्लास रखते थे टॉपर्स बच्चों की और घर पे ही पटाखे चलवाते थे। इस डेडिकेशन से अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी कहता हूं इस टीम के साथ आप कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। फिर आपका आता है तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटर है, एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। दिन में आप पूरा एक आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप पूरे शेड्यूल में आपको क्या करना है और उस रूटीन को एक बहुत ढंग से फॉलो करें। उस रूटीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 to 8 आवर्स एट स्ट्रेस सिंगल नीड। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में चांसेस कम हो रहे हैं। बॉडी का सारा इम्यून सिस्टम, बॉडी की सारी रिकवरी, बॉडी का जो क्या कहते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो तभी काम करता है जब आप सोते हैं। तो एवरी स्टूडेंट एटलीस्ट रिक्वायर ए मिनिमम स्लीप ऑफ 7 hours to 8 hours, नॉट मोर देन 8 एट स्ट्रेच, एक बार में चाहिए, बी इन हैबिट। दूसरी बात, 2 स्लॉट्स होते हैं 9 से 12
और 2 से 5 जिसमें जेईई मेंस या एडवांस एग्जामिनेशन होता है, ये 3 घंटे आपको सिटिंग में देने ही देने हैं एट स्क्रैच, क्योंकि आपको एक साथ 3 पेपर देना है। आपकी बॉडी एकदम परफेक्टली ओरिएंटेड होनी चाहिए इन 3 घंटे एक ही चेयर पे बैठने के लिए। मतलब 9 से 12 बैठना मतलब आप यूं ही बैठ सकते हैं, इतनी हैबिट में हो जाना चाहिए 2 साल का, जिससे कि जिस दिन पेपर के एग्जामिनेशन डे में आपको लगे ही नहीं, वो आपका एक रूटीन होना चाहिए। तो 3-3 घंटे के एक स्लॉट और 3 घंटे का या 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स, 9 to 10 11 आवर्स की स्टडी टोटल अगर आप करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कई अच्छे बच्चे में 9 कर सकते हैं, 10 नहीं तो 11। 9-10 घंटे की तैयारी, 8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास 6 घंटे मिलते हैं। 1 घंटा आप टीवी देखें, 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, 1 घंटा 2 घंटा खाने में अपने भाई बहन मदर फादर सबसे काम करें, मजे करें, दोस्तों के साथ बात करें, फोन पे आराम से 6 घंटे डिवोट करें, अपने हिसाब से कर लें। बस 2 ही चीजें आपको करनी है, 7 से 8 घंटे सोना है, 9 से 11 घंटे आपको पढ़ना। ये रूटीन साल भर 2 साल तक आपको डिवोट करना है। और 6 घंटे मस्ती करनी है, 6 घंटे मस्ती करनी है, खाना पीना करना है, दोस्तों से बात करना है, टीवी देखना, जो मन आता है आपका करें। तो अपने रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, बल्कि मैं 4 पार्ट बोलूंगा। सोना 7 से 8 घंटे, 9 से 11 घंटे पढ़ना, 1 घंटे एक्सरसाइज, और बाकी आपको जो मन करता है, जो मस्ती करनी है करें। मस्ती भी नहीं करेंगे तो फटीग डेवलप हो जाएगा। तो साल भर 2 साल का रूटीन बनना चाहिए। हर बच्चा अपना टाइम स्लॉट यूज कर सकता है, बट मैं 9 से 12 और 2 से 5 इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि इस टाइम जेईई मेंस एडवांस का पेपर होता है, जनरली सारे एग्जाम होते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी हाई एक्टिव होनी चाहिए मेंटली, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं और डिस्टर्ब होने में 7 से 8 दिन लगते हैं। तो 2 साल ये रूटीन मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच सर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया सर, कुमारी मनोज सर, एक बार आपसे थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर, स्टेट बोर्ड व फाउंडेशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या अडॉप्ट करें। तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है कि अभी वो 10th से 11th में, अभी चूंकि 10th का भी रिजल्ट उसका नहीं आया है और उसका कोई डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है, अब वो आगे अपनी पढ़ाई स्टेट बोर्ड को लेके ही कंप्लीट करे या वो IIT JEE की तैयारी करे। तो एक बार सर आपका एक्सपर्ट व्यू सुनना चाहेंगे। मेरे हिसाब से बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, बच्चा खुद क्या चाहता है। अगर बच्चा केवल बोर्ड करना चाहता है, सिंपल BSc करना चाहता है, तब तो वो बोर्ड की बात करे, तब तो सिंपल बोर्ड की बात करें। और बच्चे अगर IIT में परफॉर्म करना चाहते हैं, बच्चे अगर मेडिकल में आपका जो है कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका अपना एम्बिशन गोल क्या है। मैंने पहले कहा उनका गोल क्या है, उनका मकसद क्या है। सिंपली BSc करनी है, बिजनेस करना है, तब तो आप बोर्ड से आप 12th कर लो और सिंपल BA BSc करके आप दुकानदारी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर लाइफ में और भी कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको IIT करनी है, मेडिकल करना है और या IAS करनी है, कुछ हायर स्ट्रीम आपने सोच रखा है, आपको +2 में साइंस ऑप्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करें। आप तालमेल बैठाएं, बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन के लिए तालमेल बैठाएं और उसके लिए पहल करें। यही आपके बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन सर, अभी 10 से 11 की मूविंग स्टूडेंट है तनुष्का खंडूजा, उसका लाइव क्वेश्चन अभी आया सर। हालांकि कपिल सर ने ऑलरेडी इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट एक बार फिर हम चाहेंगे कि बच्ची ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उस पर थोड़ा सा आपका गाइडेंस बच्ची को मिले। सर, बच्ची पूछना चाहती है कि क्या हमें अभी भी 10th की स्टडीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर 11th की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बियॉन्ड एनी डाइट आप 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू सर। और भी कोई स्टूडेंट अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आने वाले जो सेशंस हैं उनमें हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, उनसे आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी
उनको सॉर्ट आउट करवाने का कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा वेबिनार है ये एंडिंग पार्ट पे जा रहा है अब। तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्रिएटिव साइंस एकेडमी क्रिएटिव स्कूल, I would like to thank our esteemed speakers, participants, dear students and their parents. आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के और इस सेक्शन, जो भी हमारा सेशन था ये आज का वेबिनार का, इसको सफल बनाया। और बच्चों के बिहाव पर भी मैं हमारे कपिल गुप्ता सर और कमौर्य मनोज सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के एक्सपर्ट गाइडेंस से निश्चित रूप से बच्चों को उनके भविष्य से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिले हैं और उनको आगे निर्णय लेने में भी उतना ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर ए वंडरफुल सेशन। Thank you very much, sir. Thank you, Neeraj. Take care. Thank you. All students, take care for yourself and health and study well. Thank you, sir.